क्या न्यूज़ आई है। एक तो वही जैकॉब डील के ऊपर दोबारा मैंने वो तो बोला ना, वो 4-5 दिन अब जॉर्ज बाइडन चेंज हुए हैं, तो 4-5 दिन इससे रिलेटेड न्यूज़ चलती रहेगी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान किया था। किसका प्लान? ईरान का और PF5 और वन नेशन का, क्या वो एक न्यूज़ आई है। दूसरी न्यूज़ आई है सिटीजनशिप एक्ट से। अभी क्या हुआ, अभी एक इन्होंने मतलब कि अपने अमित शाह जी ने अपना वेस्ट बंगाल में थोड़ा वो इलेक्शन की स्पीच में उन्होंने इस एक्ट का जिक्र किया है, तो उस एक्ट को हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इस एक्ट में क्या है, क्या इसके अंदर है, कैसे हमें सिटीजनशिप मिलती है, कैसे किस किस को सिटीजनशिप दी जाएगी, किसको बाहर रखा जाएगा। कंप्लीट मैंने ये एक्ट पूरा लिखा है। फिर OIC को उसमें कुछ और भी किया गया था। OIC में फिर उन्होंने एक कम्युनिटी का नाम लिया है, महत्व कम्युनिटी का नाम लिया, उस कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिर क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ आई है, वो हम पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी को क्या था न्यूज़ में, फिर क्यों मतलब कि फिर एक मैकेनिज्म रिसाइलेंस सॉल्यूशन बताया कि उत्तराखंड में जो आपको फ्लड आई थी, फिर कैसे हम पहाड़ों को रोक सकते हैं। तो मैंने पूरा लिखा नहीं, इसके 7 पॉइंट बताए गए हैं, मैंने वो शेयर भी किया है ग्रुप में, पर मैं आपको समझा दूंगा। मैंने लिखा नहीं इससे आगे, सेम ही पॉइंट थे सारे। फिर एक बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग OECD का, इसके बारे में थोड़ा सा आया। तो ये तो कुछ मोटी मोटी न्यूज़ हैं जो आज के पेपर में आई हैं। अब हम चलते हैं अपने हिंदू के पेपर पे। पहली न्यूज़ क्या है कि तपोवन डैम टनल, वही उसमें जो लोग इधर उधर हो गए, कल मैंने आपको पढ़ाया भी था ये चीज़ें कि मतलब ऋषि गंगा किसकी ट्रिब्यूटीज़ है। फिर मैं आपको फिर मैं रिवीजन करा दूंगा। फिर इसमें कुछ चीज़ के इस नाम दिए गए हैं इसमें कुछ इस वाले आर्टिकल में। जैसे जो अभी क्या हो रहा है, रिमूव कर रहे हैं मिलिट्री को फर्स्ट फेज में, टैंक को, आर्म एलिमेंट को हटाया जा रहा है, तो उसके ऊपर ये न्यूज़ आई है। इसमें कुछ लोकेशन का नाम यूज़ हुआ है, वो मैं लोकेशन आपको मैप के ज़रिए बताऊंगा, वो लोकेशन कैसे है, नॉर्थ टू साउथ भी बताऊंगा। और फिर मैं जो मैंने आपको बताई थी धौली गंगा की लोकेशन बताई थी, उस ऋषि गंगा की, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो हम सीधा अपने कहाँ पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं मैप पे अपने। हम आ जाते हैं अपने मैप पे। सॉरी, ये आ गए मैप पे हम अपने। मैं जूम कर लेता हूँ इस मैप को। सबसे पांच बात ये आपका जम्मू कश्मीर है, अपना प्यारा भारत है। जम्मू कश्मीर इसमें रीजन है, इसमें कुछ लोकेशन है। देखो ये जो लोकेशन ऊपर से नीचे तक आ रही है, डिस्प्यूट लोकेशन है सारी, क्यों फिर यहाँ से LAC जा रही है, यहाँ से कभी चाइना इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है। तो ये सब डिस्प्यूट लोकेशन है। तो आपको नॉर्थ साउथ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी लोकेशन है। पहली लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है। पहली लोकेशन आपका है दिपसेंग प्लेन। दिपसेंग प्लेन है सबसे ऊपर, जो इस टाइप के प्लेन है, दिपसेंग प्लेन सबसे ऊपर। कभी इसमें एंटर कर जाता है चाइना, कभी इंडिया वाले पीछे हट जाते हैं, कैंपिंग इसमें कर लेता है। तो दिपसेंग प्लेन सबसे आपको याद रखना है, सबसे ऊपर है जो LAC टच में है। फिर उसके नीचे कौन सी आती है? उसके नीचे आती है वो गलवान वैली। गलवान जो रिवर है, गलवान वैली आती है, जिसमें अभी स्टैंड ऑफ चल रहा था, उसके नीचे आती है गलवान वैली। ये आगे उसके नीचे गलवान वैली। ये नुब्रा रिवर है जो ट्रिब्यूटीज आपकी इंदस की, ये नुब्रा रिवर है, इसके जस्ट साइड में गलवान वैली ये रही। ठीक है ना। उसके नीचे कौन सी आती है? उसके नीचे आती है आपकी ये स्पेंगमिक। आपने 3 इडियट देखी होगी, लास्ट शॉट जो है उसका मतलब क्लाइमैक्स शॉट जो है वो स्पेंगमिक विलेज में हुआ है। ये भी इंडिया के कब्जे में टूरिस्ट के लिए ओपन की जाती है, स्पेंगमिक विलेज। ठीक है ना। उससे नीचे आती है आपकी आपकी पेंगोंग तसो, मतलब ये स्पेंगमिक उसी में एक विलेज है पूरी एक ये। तो इसका पेंगोंग बोलते हैं आपको वेस्ट वाला रीजन, और इसको ईस्ट वाला रीजन बोलते हैं जो तिब्बत में आता है, इसे बोलते हैं पेंगोंग तसो। तसो इधर वाला रीजन है इसका। ठीक है ना। फिर नीचे आता है चुसुल। चुसुल एक विलेज है। अभी इसमें क्या होता है, कैंपिंग कर गया था चाइना ने, इसमें एंटर कर गया था चुसुल विलेज में, पर ये इंडिया के अंडर आता है ऐसा है, पर इसमें एंटर कर गया था चाइना चुसुल विलेज में। तो आपको ऊपर से नीचे तक याद हो गए होंगे। सबसे ऊपर कौन सी आती है? दिपसेंग प्लेन, याद रखना। उसके नीचे आती है गलवान आती है। फिर उसके नीचे स्पिंगमिक विलेज आता है, उसके नीचे चुसुल आती है। ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा एक लोकेशन याद रखनी है। फिर मैं आता हूँ धौली गंगा पे। मैंने आपको पढ़ाया, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ाई थी। फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो धौली गंगा ऋषि गंगा, ये रहा। ये आपको नंदा देवी है, नंदा देवी पीक है, आप नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। ये है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा ये ट्रिब्यूटरीज किसकी है? यहाँ पे फिलडाई में आपको और करीब लेके जाऊंगा, और करीब लेके जाऊंगा। ये यहाँ पे फ्लड आई है, यहाँ पे फ्लड आई है, इस जगह फ्लड आई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी ऋषि गंगा धौली गंगा से मिलती है। देखो ये मिल रही धौली गंगा से आके, ये मिल रही ऋषि गंगा, ये धौली गंगा ही जा जो रही है। आपको दिखा देता हूँ, ये धौली गंगा देखो। धौली गंगा ऋषि गंगा से कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। कौन से विलेज में मिल रही है? विलेज का आप नाम याद रखना, कौन से विलेज में मिल रही है। रेहनी करके विलेज है, वहाँ पे मिलती है ये। धौली गंगा से मिलती है ऋषि गंगा, देखो ये आ रही। तो ऋषि गंगा पे तपोवन प्रोजेक्ट था, और धौली गंगा पे धौली गंगा प्रोजेक्ट था, जो दोनों डिस्टोर हो गए हैं। जो दोनों डिस्टोर हो गए। देखो ये रीनी विलेज है, चकलाता करके, चकलाता रीनी विलेज है, रीनी। ये बस इतना थोड़ा याद रखना। ये ट्रिब्यूटीज इसकी है। फिर धौली गंगा वो मैंने आपको बता ही रखा है। धौली गंगा किससे कनेक्ट होती है? आपकी अलकनंदा से कनेक्ट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा याद फिर हो जाएगा, रिवीजन करने से कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हम पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। ये रहा मैप, तो इस पे मैं फोकस करता हूँ थोड़ा। देखो, धौली गंगा कहाँ पे मिलती है? बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। बद्रीनाथ बी से याद रखना, बी और ए है ना बद्रीनाथ में, तो बी और ए, बी से निकलती है ए अलकनंदा। अलकनंदा से पहली मिलती है धौली गंगा आके। धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी? ऋषि गंगा, रीनी विलेज में मिलती है। तो धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। विष्णु सबसे बड़े भगवान है, सबसे ऊपर थे तो विष्णु प्रयाग। फिर नंदकंडी मिलती है नीचे आकर, उसे बोलते हैं नंद प्रयाग, अलकनंदा से ही मिलती है। फिर आती है पिंडार। पिंडार मिलती है कर्ण प्रयाग के पास। पिंडार कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग के पास। और पिंडारीज जो थे उन्हें सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश ने प्रोग्राम चलाया था, ऐसा मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो उन सप्रेस करने के लिए प्रोग्राम चलाया था क्योंकि उनके कर्म खराब थे। तो करण प्रयाग पे मिलती है पिंडार रिवर। फिर आती है मंदाग्नि, ये आती है केदारनाथ से। ये आके मिलती है रुद्रप्रयाग पे। लास्ट में गंगोत्री से आती है भागीरथी, वो मिलती है देव प्रयाग में। नीचे फिर गंगा स्टार्ट हो जाती है, ऋषिकेश आ जाता है, हरिद्वार आ जाता है। फिर नीचे प्लेन में चली जाती है, तराई रीजन में चली जाती है। तो ये हमने सारे प्रयाग भी पढ़ लिए, हमने ट्रिब्यूटीज भी चेक कर ली कौन सी किसकी ट्रिब्यूटीज है। वहाँ आते हैं अपने हिंदू पे, वही इसमें सारी लोकेशन का वही जिक्र किया गया है। तपोवन डैम टनल जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है, तो मतलब ये वो सब करके तो ये सब इसमें जिक्र किया गया। ऋषि गंगा मैंने बता दी किसकी ट्रिब्यूटीज है, ये आपकी धौली गंगा की ट्रिब्यूटीज है। धौली गंगा किसकी ट्रिब्यूटीज है? वो अलकनंदा की ट्रिब्यूटीज है। कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर। दूसरी चीज आती है सीए टू फॉलो द वैक्सीन ड्राइव। इसके बाद क्या होगा? जब सीए वैक्सीन ड्राइव खत्म हो जाएगी कंप्लीटली, तो उसके बाद सीए जो एक्ट आया उसका प्रोसीजर स्टार्ट किया जाएगा। ऐसा अमित शाह ने एक रैली में बोला है, जो उन्होंने रैली कर रहे थे तुंगहारा नगर बंगाल में रैली कर रहे थे, उन्होंने बोला है। और फिर मथुआ डिस्ट्रिक्ट जो मथुआ ट्राइब्स है, मतलब मथुआस है, उनको सिटीजनशिप का प्रॉमिस दिया गया, सिटीजनशिप दी जाएगी। मैं आपको मथुआस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने लिखा है उसमें से बताऊंगा। एक से ये शेड्यूल कास्ट है, ये सबसे बड़ी शेड्यूल कास्ट है, सेकंड इन द टर्म ऑफ, मतलब कि इस मतलब कि नंबर्स में वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ी शेड्यूल कास्ट है ये। अगर इसे एक्ट में दे दी जाती है, सिटीजनशिप दे दी जाती है, तो सेकंड नंबर की मतलब कि शेड्यूल कास्ट होगी वेस्ट बंगाल में। तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या बोलता है। पहली बात, ये अमेंडमेंट करता है 1955 का सिटीजन एक्ट है उसको अमेंड करता है। और उस एक्ट में हमें कैसे हम सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की? बाय बर्थ ले सकते हैं, या डिसेंट ले सकते हैं, कोई हमारे वंश यहाँ पे उनसे अकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नेचुरलाइजेशन ले सकते हैं। मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन कैसे, जो इनको जो मिलेगी ना एक्ट के अंदर, वो इसी दो प्रोविजन से मिलेगी, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। या फिर कोई टेरिटरी को इंडिया में मिला दिया गया हो, उनको सिटीजनशिप दे सकते हैं। जैसे आने वाला कुछ हो जाए, हम किसी टेरिटरी को अंदर मिला लें, अपने अंदर इंडिया के अंदर आ जाए, तो उससे भी मिल सकती है। तो ये 1 2 3 4 5 तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप मुझे कमेंट में ये बताना है, प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया होता है वो कौन सी सिटीजन मतलब बन सकता है? क्या बाय बर्थ हो सकता है, डिसेंट भी हो सकता है क्या, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, नेचुरलाइजेशन से ही बन सकता है क्या? तो आप कमेंट में बताना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट के अंदर क्या किया गया? जो हिंदू हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनिज हैं, पारसीज हैं और क्रिश्चियन हैं, जो बांग्लादेश, आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हैं यहाँ पे, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और कब आए हुए हैं? 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं इंडिया में, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं काउंट किया जाएगा। इलीगल माइग्रेंट कैसे काउंट करते हैं? 2 एक्ट है उसके लिए हमारे पास। एक फॉरेन एक्ट 1946 है, एक पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट है 1920। इनके अकॉर्डिंग अगर ये मतलब करते हैं, फॉरेन एक्ट 1946 क्या बोलते हैं? रेगुलेट करता है, कोई फॉरेन इंडिया में आया उसकी एंट्री, उसको डिपार्चर करना, उसको रेगुलेट करता है। अगर वो विदाउट पासपोर्ट आया तो उसे इलीगल माइग्रेंट बोला जाएगा। फॉरेन जो आएंगे वो कैरी करेंगे पासपोर्ट अपना, और उनकी जो आने का जाने का प्रोसीजर होगा वो इस वाले एक्ट से चेक होता है। अगर पासपोर्ट ही नहीं होगा तो कैसे चेक होगा? तो इसलिए इलीगल माइग्रेंट बोल दिया जाएगा। पर अब इनको जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ चुके हैं, कौन कौन आ चुके हैं? ये सारी कम्युनिटी जो आ चुकी है 3 देशों से, इनको इलीगल माइग्रेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। ये वाला एक्ट, ये सारी चीज़ ये एक्ट बोलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या किया गया अंडर, जो मतलब जो सिटीजनशिप दी जाएगी वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से दी जाएगी और नेचुरलाइजेशन से दी जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है? इफ ए पर्सन रिसाइडिंग फॉर ए ईयर, ठीक है ना, एंड इफ वन ऑफ द पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंडिया, इंडिया में रहता है, उसका एक ना एक मतलब उसके पेरेंट्स में से माँ या बाप इंडियन हो, और वो 1 साल से इंडिया में रह रहा है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपनी अप्लाई कर सकता है उसके लिए। तो उसमें से भी क्या हो सकता है? किसी का हो, इन सारी कम्युनिटी में से, तो एक तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से भी। और फिर एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है। नेचुरलाइजेशन में जैसे आप रूल चेंज करें ना गवर्नमेंट ने ये वाले, कि हम सिटीजनशिप देखो, नेचुरलाइजेशन है कि वन ऑफ द क्वालिफिकेशन इज दैट द पर्सन मस्ट हैव रिसाइडिंग इन इंडिया बीइंग सर्विस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, को सर्विस कर सकता है फॉर एटलीस्ट 11 ईयर।
तो ये नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, अगर 2 प्रोसेस से उन्हें हम सिटीजनशिप देंगे, 2 प्रोसेस से हम उन्हें सिटीजनशिप देंगे। अब कैसे देंगे ये देखो, 2019 एक्ट में, ये तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा एक फ़ोटो आ गया। तो क्या कैसे देंगे, बिल क्रिएट करता है, एक उसमें एक्सेप्शन भी दिया गया है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन है ना, ये जो मैंने बताया आपको, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ये जो हैं, जो 3 देशों से आए हैं, इनको कैसे दिया जाएगा। ये पहले क्या था, 11 ईयर रिक्वायरमेंट थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कि 11 साल इंडिया में रह रहा हो नेचुरलाइजेशन से, उसे रिड्यूस कर दिया गया 5 साल। एक तो 2014 से पहले आ गया हो, मतलब कि 31 दिसंबर 2014 से वो पहले आ गया हो, और फिर वो 5 साल से रह भी रहा हो मतलब इंडिया में, तो उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी नेचुरलाइजेशन से या फिर रजिस्ट्रेशन से। अब इसमें कुछ चेंजिंग किए गए हैं, क्योंकि आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में कैसे हंगामा हुआ था, आग लगा दी गई थी इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसमें कुछ चेंज किए गए थे। मतलब ये अप्लाई नहीं होगा, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ट्राइबल एरिया में, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जो शेड्यूल 5 में आते हैं, और शेड्यूल 6 में जो आते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की, उनमें अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन, जैसे आपका काबी अंगोला आसाम में रहते हैं, गैरो हिल्स मेघालय में, चमका डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में, त्रिपुरा ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट, उनमें ये लागू नहीं होगा, उनमें माना नहीं जाएगा, वहाँ पे कोई रह रहा है तो ये वाला माना नहीं जाएगा। तो ऐसा इसमें थोड़े बहुत चेंजिंग किए गए हैं, क्योंकि मतलब कि बहुत को पड़ा है, अब सबको मिल गई है, जितनी बॉर्डरिंग टच स्टेट है म्यांमार से, सबके पास इनर लाइन परमिट है। इवन अब तो मणिपुर के पास भी है आपका, फिर मिजोरम के पास भी है, फिर आपका नागालैंड के पास भी है, और अरुणाचल प्रदेश के पास भी है, उनमें भी लागू नहीं होगा, जो नोटिफाई करते हैं बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। अब जब ये एक्ट आया था, इसमें एक चीज़ और लेके आई थी, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट है ना, जो ओआईसी होल्डर होते हैं, ओवरसीज सिटीजन होते हैं इंडियन के, उनको कुछ इसमें चेंजिंग किए गए, तो उन्हें हम क्या देते हैं, ओआईसी कार्ड देते हैं, तो उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शन मिल जाते हैं, छूट मिल जाती है, वीज़ा इजी प्रोवाइड हो जाता है, ये वो इजी हो जाता है। तो उनमें कुछ दिया गया है, जो ओआईसी है उन्हें रजिस्टर्ड किया हुआ है, मतलब फ्रॉड तरीके से सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। अगर किसने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है 5 साल के अंदर, वो इंडिया में आया, उसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और वो पाया जाता है कि मतलब कि 2 साल की सज़ा हो जाती है, तो उनको भी कैंसिल, ये अलग है, ये अलग है, पर उस एक्ट के अंदर ये चीज़ आई थी, ये अलग है, ऊपर का अलग था, ये अलग है, उस एक्ट के अंदर ये चीज़ आई थी, तो उनके कुछ प्रावधान दिए गए हैं, मतलब कि ओआईसी के लिए भी। इसमें जब बिल पास करे तो सोचा कि ओआईसी वालों के लिए भी इसमें रख दो, कि दो दो अलग बिल क्यों पास करेंगे, इसके अंदर रख दो, क्योंकि इसी बिल के अंदर सिटीजनशिप मिलती है ना, तो ओआईसी वालों के लिए कुछ चीज़ रखी गई थी। क्या एक फ्रॉड तरीके से ले रहा है, कैंसिल कर दो। अगर उसने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है, तो उसे पता लगा कि 2 साल की सज़ा हो जाती है उसे बीच में, ठीक है, तो उसकी कैंसिल कर दो। और कोई इंट्री सोवरेनिटी को हार्म पहुंचा रहा है कुछ वर्डिंग से, कैसे भी उसकी कैंसिल कर दो। तो ये भी उसमें रखे गए थे, ये अलग है। अब इन्होंने बात की है कि जो महत्व बताया ना, कि जो जो कि आपके नाना शूद्रास होते हैं, लो कास्ट हिंदूस होते हैं, जो बंगाल से आए थे, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आए थे, वो रह रहे हैं, तो उनको प्रॉमिस किया है कि अमित शाह ने, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। ये शेड्यूल कास्ट है, हमने सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट है अपने, और सेकंड लार्जेस्ट, जब मिलने के बाद सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी बन जाएगी आपकी वेस्ट बंगाल में शेड्यूल कास्ट की। ये लेकिन क्या रहता है, मतुआ, आप थोड़ा सा याद रखना, मतुआ, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। अब आ जाते हैं हम अपने हिंदू पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या किया गया कि 17 मेजर ओटीटी प्लेयर्स, ओटीटी क्या होते हैं ना, ओटीटी प्लेयर्स क्या होते हैं, जैसे आप देखते हो ना, मतलब आप ये यूज़ करते हो, क्या नाम आपका, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो अपना, कि ये अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ये सब ओटीटी प्लेयर है, ठीक है ना। तो ओटीटी प्लेयर है, ये प्लेटफॉर्म कौन से हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, मैंने अभी न्यूज़ आपको 2-3 दिन पहले भी मैंने पढ़ाई थी। तो क्या है कि इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, मतलब क्या किया गया है कि जैसे रेगुलेट करने के लिए बोला था ना, आईबी मिनिस्ट्री ने बोला था कि हम इनको रेगुलेट करेंगे। क्यों रेगुलेट करेंगे, कि जो इन पे क्या चलते हैं, कि जो ये चलाते हैं, मतलब क्या चलाते हैं, वो अब्यूज थिंग वाला न्यूड थिंग चलती है, उनको रेगुलेट करने के लिए ऐसे आईबी मिनिस्ट्री ने बोला था। तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, और 17 मेजर ओटीटी प्लेयर ने अडॉप्ट कर लिया है कि वो सेल्फ रेगुलेशन किट बनाएंगे। जैसे आपने क्या हुआ, इसमें मिर्ज़ापुर अपलोड हुआ आपका अमेजॉन प्राइम में, उसमें गाली गलौच है, न्यूड पिक्स हैं, न्यूड सीन्स हैं, उनको मतलब उन्होंने क्या किया, वो ओपन कर दिया, वो अपलोड कर दिया। तो अब क्या बोला आईबी मिनिस्ट्री ने, आपको रेगुलेट करो, वरना हम उस पर गाइडलाइंस बनाएंगे। तो इन्होंने बोला हम सेल्फ रेगुलेट करेंगे, अगर कोई ऐसे सीन पाए जाते हैं हम उसे हटाएंगे, उसमें से निकालेंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि सेल्फ रेगुलेट करेंगे एक तरीके से। तो वही है कि एम्प्लाइज द ऑल द क्रिटिकल पॉइंट दैट एड्रेस इन द कोड साइन लास्ट ईयर एम टू एड्रेस द फीडबैक रिवाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट पर्टिकुलर स्ट्रेंथ द ग्रीवियंस रेसिडेंट मैकेनिज्म। तो ये सब चीज़ उसमें करी जाएगी। ओटीटी आपको याद रखना, उस ओटीटी आपको याद रखना, ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं, जो आप देखते हो ये सारे जितने चैनल आ गए, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, ये सब एक ओटीटी
है। और ये अपनी टूल किट बनाएंगे सेल्फ रेगुलेट करने के लिए उस तरह की थिंकिंग को। तो यही सब आप याद रखना जो मैंने आपको बताया, बस OTT और कुछ नहीं है इसके बारे में। क्या हो गया सपना चौधरी पे FIR होगी भाई इसमें तो, चोरी पे। चलो आगे चले। अब आ जाता है अपना, क्या आता है अपना, अपना आ जाता है अब एडिटोरियल। जैसे मैंने बताया ना, आपको डिस एंगेजमेंट हो रहा है LAC पे, मतलब कि रिमूव कर रहे हैं वो ट्राइब्स को, इसी के अंदर कुछ ना कुछ लोकेशन दी गई है। वही मैंने आपको कल बताया था, फिंगर 5 फिंगर 3 फिंगर 8, कल वाले मैंने समझाया था, एक लोकेशंस है। ये मैंने कल भी बताया था, अभी होंगी तो उसकी PDF अगर हो तो मैं भी बता देता हूँ आपको, अगर मेरे पास उसकी PDF है तो। ये रही देखो, ये पेंगोंग टेसो लेक है। तो इसकी ये तो आपको दिख रही है ना, ये आपको क्या दिख रही है, ये दिख रही है देखो, ये चट्टान सी दिख रही है आपकी, चट्टान सी है। तो इन्होंने क्या हुआ है, बांटा हुआ है, इसे बांट दिया है। देखो ये चट्टान सी दिख रही है आपको एक तरह से, ये पूरी एक लाइन सी दिख रही है ये पूरी। तो ये फिंगर 5 में ऐसे पूरा बांट दिया है, फ्रॉम 1 से लेके 8 तक फिंगर 5 बांट दिया है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और आपको याद रखने के लिए कि हमारी है हमारी है ये, तो उसी हिसाब से इन्होंने पहाड़ियों को बांट दिया है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ उनको फिंगर्स में बांट दिया है। ये नॉर्थ साइड में है, किसके नॉर्थ साइड में, पेंगोंग टेसो लेक के नॉर्थ साइड में पड़ती है। इंडिया क्लेम करता है कि यहाँ तक हम है, पर एक्चुअल में अभी कहाँ पे खड़ा है, वो 4 तक खड़ा है। मैंने कल ही बताया था, एक्चुअल में 4 तक स्टैंड करता है इंडिया। और वो क्लेम करता है कि 8 तक है, ये इलीगल तरीके से चाइना ने कब्जा किया हुआ है 5 से लेके 8 तक। यहाँ तक बोलता है कि यहाँ तक हमारा है, तो इलीगली कब्जा किया हुआ है चाइना ने। तो ये बोलता है, चाइना बोलता है हमारा 2 तक है, चाइना क्लेम करता है हमारा 2 फिंगर 2 तक है। तो आपको यह रखना है, फिंगर ही कुछ नहीं है, एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ तक बॉर्डर है। क्योंकि ये ऐसा ट्रेन एरिया है, यहाँ पे फेंसिंग भी नहीं कर सकते, कोई दीवार भी नहीं बना सकते। तो इस तरह से इन्होंने पहाड़ियों को ही वो उस रूम में स्ट्रेटेजिकल लोकेशन में बांट दिया है। ठीक है ना, तो ये फिंगर्स है और कुछ नहीं है। फिंगर आपको ऐसी कुछ चीज़ याद मत रखना कि फिंगर ये है वो है, एक तरह से स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस है। अब आ जाता है अपने हिंदू पे। अभी इसमें क्या चल रहा है हिंदू में, तो वही एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, मतलब जो प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब उन्होंने क्या किया है कि अब फेस, मतलब शांति की तरफ वो बढ़ चुके हैं, शांति अब निभाएंगे, शांति अब होने वाली है। कि चाइना भी मान गया है कि जो अपने कॉप की मीटिंग चल रही थी उसमें चाइना भी बोल दिया है कि ठीक है, अब हम भी अपना वहाँ से रिमूव करेंगे अब अपनी आर्मी को। तो वही सब इसमें आया, देखो दिपेंग प्लेन इसमें आया, देखो जो मैंने आपको बताया था दिपेंग प्लेन, ये रहे दिपेंग दिपसेंग प्लेन जो बताया था मैंने आपको। तो वो इस टेक्निकल लोकेशन मैंने आपको बता दी। सबसे ऊपर कौन सा आता है, दिपेंग प्लेन, फिर गलवान वैली, फिर आपका आता है वो स्पिंगमिक विलेज, उसके नीचे कौन सा आता है, उसके नीचे आता है आपका सी से नाम था विलेज का, चलो भूल जाते हैं कोई बात नहीं, चकमा करके विलेज। हाँ, अब इसमें क्या दूसरी न्यूज़ जो आती है वो रिलेटेड आती है आपका वही उत्तराखंड, 4-5 दिन उत्तराखंड का आएगा। मेन चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट, ये कभी किसी भी आंसर राइटिंग में घुसा सकते हो। अगर हिमालयन को स्टोरेज, मतलब कि क्लाइमेट वहाँ से बचाना है, मतलब चीज़ों से, ये 7 पॉइंट दिए हैं इसमें डायरेक्टली, मैंने शेयर भी किया है। तो इसमें क्या पूरी हिस्ट्री से बात कर स्टार्ट की है कि कैसे कैसे हो रहा है। पहली बात क्या बोला जाता है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो आई, मतलब कि फ्लड आया, ये सब एक करके ये सारी चीज़ें थी। विलेज में ब्रिज बनाने से, रिपेयरिंग करने से, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ाने से। केदारनाथ फ्लड आई थी 2013 में, उससे हमने कुछ नहीं सीखा, फिर भी हम डेवलपमेंट करते रहे। मैं 4-5 दिन से यही पढ़ा रहा हूँ आपको कि क्यों हो रहा है। एक तो सॉइल इरोजन हो रहा है, उसके बाद सॉइल इरोजन के बाद क्या हो रहा है कि मतलब वहाँ डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भूल गए हैं कि हमने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। और फिर डेंसिटी ऑफ डैम्स हम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया हमने, टूरिज्म के लिए हमने वो 4 धाम कनेक्टिविटी रोड बनाना स्टार्ट कर दिया, उसमें हम भूल गए हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने भूल के, इन्वायरमेंट को भूल के हमने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, हम रिवेन्यू की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऐसा बोला गया है इस पूरे आर्टिकल में। फिर उसमें क्या गया कि बॉर्डर, पहले क्या थी, बॉर्डर एरिया है, क्योंकि जैसे ये उत्तराखंड है ना, इधर से आपका कौन सा चाइना छूता है और इधर से हल्का नेपाल छूता है, जो काला पानी का इशू मैंने पढ़ाया था, काला पानी का इशू नेपाल इधर से छूता है ऐसे। तो एक बॉर्डर स्टेट से सेक्रेट प्लेस कैसे बना, कि अशोका के टाइम से ही सेक्रेट है, कि अशोका के वहाँ एडिक्ट और ब्रिक मिले हैं जिन पे लिखा हुआ है अश्वमेधा के वहाँ, आपके अश्वमेधा के यागस मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, स्कल्पचर मिले हैं, इसलिए पहले से ही सेक्रेट प्लेस है। उसके बाद कुछ जगह है इसमें, जैसे आपको पता ही है कि 7th सेंचुरी में रिलीजन ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पाया गया उत्तराखंड हिमालयास में। फिर एक जगेश्वर जगह है आपकी, मतलब कहाँ पे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे छोटे छोटे मतलब स्टोन टेम्पल है, 150 के आसपास शिवा की पूजा करते थे। तो एक हिस्ट्री बताई गई है पूरे उत्तराखंड की। ये हमारे इतनी काम की नहीं है कुछ भी हिस्ट्री, बस क्या है कि एक रिसाइलेंस है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर हम पिलग्रिम सर्किट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो 4 धाम यात्रा वाला, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री को जो पूरा कनेक्ट करेगा।
जिसकी जिक्र महाभारत में भी किया गया, बद्रीनाथ का। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई, केदारनाथ का सुंदरा पुराण में जिक्र किया गया। तो यही सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं, ठीक है ना। फिर आफ्टर 1962 हम शिफ्टेड हो गए थे कि बॉर्डर की साइड, बॉर्डर पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वार हो गई थी चाइना से। तो वहाँ पे क्या आ गया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दिया था। फिर इंडो तिब्बतियन वाली पुलिस वाला बना दिया था, HADL इंडिया लिमिटेड वहाँ पे बन गया था। टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने डेवलप कर दिया था। तो ये सारी चीज़ क्या बोलते हैं, कंटोनमेंट एरिया, हॉस्पिटल, ब्रिज, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब का हमने डेवलपमेंट तो कर लिया, पर हम क्लाइमेट को बचाना भूल गए। यही सब चीज़ें बोलते हैं कि हम क्लाइमेट को बचाना भूल गए। कैसे हम चेंज हुए बॉर्डरलैंड की तरह, फ्रॉम सेक्रेड प्लेस से हमने कैसे उसे बॉर्डर एरिया बना दिया है पूरा। और इतनी प्रॉब्लम जो आ रही है हर साल, वहाँ हर 3-4 साल में वहाँ एक मैसिव फ्लड आता है, जिससे हज़ारों लोग की डेथ होती है। अभी ये बता तो रहे 200 से 300 लोग गायब हैं, पता नहीं कितने लोग किसके गायब हैं। मैं बता रहा हूँ मेरी डिस्ट्रिक्ट से 10-20 लोग गायब हैं इसमें, ठीक है। और मैंने न्यूज़पेपर में हिंदू में ही पढ़ा था, बस 2 लोगों का जिक्र दिया था इस सारे पेपर में। तो ऐसे भी साइलेंट होते हैं कि इनकी रिपोर्ट नहीं सुनी जाती है। ये फाउंडेशन लिंक्ड एजेंसी 2000 में ऑनिंग रीजनल डिमांड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल, मतलब 2000 में क्या हुआ था, ये उत्तराखंड अलग हो गया था, यूपी से अलग हो गया था। तो उनके क्या रिवेन्यू उन्हें चाहिए होता, उन्हें किस पे ध्यान देना स्टार्ट किया, टूरिज्म पे ध्यान देना स्टार्ट किया, पब्लिक की लोकल डिमांड पे ही ध्यान देना स्टार्ट किया। पर फिर वो भूल गए कि आप डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट के साथ खेल रहे हैं। कि उन्होंने रिवेन्यू पे फिर क्या स्टार्ट हो गया कि डैम बनाने स्टार्ट कर दिए, रिवेन्यू जनरेट होगा, बिजली बेचेंगे, ये टूरिज्म को बढ़ाना देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और भूल गए। तो स्नो जो कैप्स होती हैं, पीक्स होती हैं, वो डेंस फॉरेस्ट होते हैं। सक्सेसफुल गवर्नमेंट कैन क्रिएट मतलब फर्दर एम्यूनिटीज से पिलग्रिम बना दिए, ये सब डैम डेवलप कर दिए, हाईवेज बना दिए, मल्टी लेन हाईवेज बना दिए। तो यही सब उस जर्नी के बीच में हम क्या भूल गए हैं, हम भूल गए हैं उसका एक इकोसिस्टम, उसका एक इन्वायरमेंट कंडीशन उस एरिया की जो इतनी फर्जाइल हो चुकी है और डिस्टर्ब हो सकती है, उसको भूल गए हैं। अब ये कुछ अच्छे लोगों की बात करता है, एक दो तो मुझे भी याद है, कुछ अच्छे लोगों की बात करता है। ये बोलता है हमें गांधीयन इन्वायरमेंटलिस्ट चाहिए, सोशल वर्कर चाहिए, जो चेंज कर चुके, लोकल कम्युनिटी को प्रोटेस्ट करना होगा, उत्तराखंड फॉरेस्ट को क्रिएट लोकल एम्प्लॉयमेंट बनाना होगा, क्वेश्चन होगा विजडम के ऊपर कंस्ट्रक्शन, जो लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। तो उसको हमें चीज़ देखनी होगी, हमें क्या चाहिए, गांधीयन इन्वायरमेंटलिस्ट सोशल वर्कर। अब ये कौन थी, जैसे गोरा देवी इनका नाम है, गोरा देवी। ये चिपको मूवमेंट मैंने आपको बताया था, चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। जैसे पेड़ काटने आए चिपक जाती थी औरतें, पेड़ों से चिपक जाती थी, तो चिपको मूवमेंट था, एक गोरा देवी ने स्टार्ट किया था। फिर एक का नाम और मैं जानता हूँ, ये बहुना जी हैं, सुंदरलाल बहुना, ठीक है ना। इनकी लड़की भी है वो, जो अभी यूपी में मिनिस्टर थी। तो सुंदरलाल बहुना जी हैं, इन्होंने क्या किया, टिहरी डैम को बनाने के लिए रोक लगा दी थी वहाँ पे, मतलब कि टिहरी डैम नहीं बनने दूंगा, इन्वायरमेंट के ऊपर है। फिर वहाँ से शिफ्ट करके वो दूसरी जगह लेके गए, बनाया टिहरी में, पर दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा उन्हें। तो ऐसे लोगों की मेंटेलिटी चाहिए हमें। मैंने आपको बताया ना डैम बनने से क्या क्या इशू होते हैं, और हमारे डैम क्या हो रहे हैं, एज बढ़ती जा रही है उन डैमों की, एजनिंग होते जा रहे हैं। एजनिंग का मतलब होता है कि जो सिल्ट है, जो प्योर पानी में सिल्ट मिलती जा रही है, तो उससे क्या होता है कि डैम क्या हो जाता है, वो चौक हो जाता है, उसका जो मुंह है चौक हो जाता है। फिर पीछे से भारी बारिश आती है, तो वो क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम या तो गेट खोलते हैं या डैम कोलेप्स होता है। तो उससे क्या होता है फिर, और डाउन एरिया में, जो डाउन स्ट्रीम एरिया होता है रिवर का, उसमें बाढ़ आ जाती है। तो उस चीज़ को मैंने बताया। फिर डैम बनाने से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, क्योंकि पानी बढ़ जाता है, जितनी जनसंख्या बायोडाइवर्सिटी उसमें समा जाती है। तो इन सब चीज़ों का लॉस होता है एक तरीके से डैम बनाने में। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट को क्या टारगेट है, वो डेंसिटी बढ़ाती जा रही है, हर 32 किलोमीटर पे एक डैम बनाने की उसकी योजना है। तो ये सब चीज़ों का मैंने आपको पहले बताया था। आप अच्छे से 150 वर्ड का आंसर लिख सकते हैं, 150 से 200 वर्ड का, इतनी सारी चीज़ों को मिला के। और जो मैं से दूसरी न्यूज़ से बताऊंगा, दूसरी न्यूज़ साथ में बता देता हूँ, जो इसमें दूसरी न्यूज़ भी उसी के ऊपर आई है कि रीसाइलेंट फ्यूचर फॉर उत्तराखंड, कैसे हम उत्तराखंड के फ्यूचर को बचा सकते हैं। एक तो कुछ इसमें रिपोर्ट का जिक्र हुआ है कि एक तो मतलब कि जो ग्लेशियर बस्ट हो रहा है जो चमोली में हुआ, एक तरह साइंटिफिक कम्युनिटी स्टिल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर ऑफ डिजास्टर। कोई कह रहा है कि ग्लेशियर बस्ट हुआ है, कोई कह रहा है वहाँ ग्लेशियर बस्ट नहीं हुआ, वो लैंडस्लाइड हुआ है। तो अभी तो वही ढूंढ रहे हैं साइंटिस्ट, क्या हुआ है, उन्हें यही नहीं पता लग रहा है। फिर उत्तराखंड एक वर्नेबल चीज़ बन चुकी है, जैसे वहाँ पे हैबिटेट का लॉस हो रहा है, मतलब कि स्नो ऑन द रॉक्स, इन एविलांच हो रहा है, ये सब चीज़ हो रही है। वो एक तरह से फर्जाइल और वर्नेबल एरिया बन चुका है। फिर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी बोलता है कि रॉक मास है वो वीक हो चुके हैं फ्रॉम द ईयर ऑफ फ्रीजनिंग एंड थ्रोइंग। मतलब क्या होता है, देखो ये पत्थर है ना, मैं ज्योग्राफी से हिसाब से बता रहा हूँ, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल है। ये पत्थर क्या होता है, इस पर बर्फ़ जमेगी, जैसे पानी भरा हुआ है, बर्फ़ में गड्ढा हो रहा है, पानी भरा हुआ है, इसमें क्या होगा, रात में से बर्फ़ जम जाएगी, दिन में पानी पिघल जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से, टूटने से, कॉन्ट्रैक्ट होने से, पानी बनने से, गर्म ठंडा होने, क्रैक आ जाता है पत्थर में, तो वीक हो चुके हैं पत्थर।
रॉक मास वीक हो चुका है फ्रॉम द ईयर ऑफ फ्रीजनिंग एंड थ्रोइंग ऑफ स्नो मे लीड टू क्रिएशन ए वीक जोन एंड अ फ्रैक्चर। यही सब चीज़ इसमें बात की गई। एक वीक जोन क्रिएट हो चुका है, फर्जाइल बन चुका है, ऐसा बोलता है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय। फिर हिंदकुश वाला रीजन है, हिंदकुश जो हिमालय है ना, असेसमेंट रिपोर्ट आई है, जो ग्लेशियर है पूरे हिमालय पे, हिंदकुश रीजन पे या फिर पूरे हिमालय से, वो 1/3 गायब हो जाएंगे तो 21 तक, जो 2100 आने वाली है ना, मतलब उस तक सारे वो ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इतनी सारी मेन बात मैं आपको क्या बता देता हूँ। ये 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट है इन्वेस्ट इन रिसाइलेंस प्लानिंग, जो मतलब रोकने के लिए होती है, क्लाइमेट को ठीक करने के लिए उस प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। स्पेशली किस पे, जो फ्लड प्रिवेंटिव है और रैपिड रिस्पॉन्स है, उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर क्लाइमेट प्रूफिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज अप्लाइंग रोड स्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी फॉर ए फर्जाइल रोड। जैसे फर्जाइल रोड होती है ना, उसके लिए रोड स्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि फर्जाइल रोड है, बह ना जाए, ये ना कर दो। उससे स्ट्रेंथ बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। ब्रिज बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। और स्ट्रेंथिंग करनी चाहिए। एम्बैरेकमेंट होते हैं ना, मतलब कि जैसे ये पत्थर लगा देते हैं हम, ऊपर से पानी आएगा तो पत्थर इस पानी को नीचे, मतलब कि यहाँ सॉइल इरोजन होने नहीं देंगे, पत्थर लगा दिए। उनको हम साइंटिफिक वे से हमने उसे लगाने चाहिए, ये बोलता है साइंटिफिक वे से, एडिक्यूट साइंटिफिक नॉलेज, मतलब कि उससे लगाने चाहिए। फिर रीअसेसिंग डेवलपमेंट हाइड्रो पावर एंड अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे मतलब रीअसेसिंग करना चाहिए। जो हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हाइड्रो पावर बना रहे हैं। फिर रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। मॉनिटर भी करो, एक बार बना के छोड़ दिया, ये नहीं कि बना के चले गए, उसको मॉनिटरिंग करो। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए, वहाँ पे कुछ ऐसा आने वाला हो, जैसे आपको पता लगा ये थोड़ा फर्जाइल एरिया, यहाँ पे एवलांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ आप ऐसा उसमें क्या नाम, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दो नीचे। जैसे ही वो खिसकेगा हल्का सा, 1 मीटर भी मूव होगा तो वार्निंग क्रिएट हो जाएगी, तो वहाँ से लोग हट जाएंगे। इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी, कुछ पॉलिसी रेगुलेशन गाइडलाइंस। कोई आप ऐसी पॉलिसी, हैरस पॉलिसी मत बनाओ जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए। आपने कसम खा ली 32 किलोमीटर पे डैम बनाएंगे, हर 32 किलोमीटर पे, पर वो बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रही है। तो कोई ऐसी ऐसी हैरेसिंग पॉलिसी मत बनाओ कि लॉस हो जाए आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पॉलिसी बनाओ। तो इम्प्लीमेंट पॉलिसी रेगुलेटिंग गाइडलाइन टू डिस्टिंग द डिसमेंटल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इन सबको रोकने के लिए आप पॉलिसी लेगा टूरिज्म के लिए। लास्ट क्या पॉइंट बोलता है, इन्वेस्टिंग इन द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू एजुकेट एम्पावर द लोकल कम्युनिटी टू प्रिवेंट, कि जो उनकी लोकल कम्युनिटी होती है ना, उसको नॉलेज दो, वो वहीं पे रहती है, वो कंजर्व कर सकती है। इसे बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू एक्स सीटू में क्या डिफरेंस होता है। अगर ये हैबिटेट है किसी चीज़ का, अगर यहीं पे इसे ट्रीट करके ठीक किया जाए, यहीं के आदमी ठीक करें, तो उसे इन सीटू वहीं पे हो रहा है। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये टाइगर है, ये टाइगर है, ये टाइगर क्या एक जंगल में, नेशनल पार्क में रहता है, इसको हमें वहीं पे उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है, ठीक करना है। तो इन सीटू उसकी हैबिटेट में ही हम कर रहे हैं। अगर उसके हैबिटेट से बाहर लेके हम जू में चले जाएंगे, उसको वहाँ से लेके जू में ला के रख दिया हमने, जू के अंदर रख दिया, वहाँ पे हम उसकी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे उसे देखभाल कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एक्स सीटू, कि मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाएंगे। तो जब वहाँ की लोकल कम्युनिटी कंजर्व करेगी, वहाँ के फॉरेस्ट को, वहाँ के इकोसिस्टम को बचाएगी लोकल कम्युनिटी, तो वो तो अपने लोकल ही उसमें करेगी ना, वहीं पे करेगी ना जहाँ पे फॉरेस्ट है। तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, कि वो वहीं पे ठीक करेंगे। ये कुछ पॉइंट उन्होंने बताए गए। ये पॉइंट आप कहीं भी लगा सकते हो, अगर कोई चीज़ आए इससे रिलेटेड, तो कहीं पे भी आप ये पॉइंट लगा सकते हो। कौन आया था, ठीक है ना। तो ये सारा इसमें आर्टिकल चेंजेस, मतलब ये बाइडन की पॉलिसी है वो अच्छी रही थी ना। तो वर्ल्ड ऑर्डर में चैलेंज, मतलब जो है चैलेंज जो चल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में, पहला बात सारे इन्होंने जो पर्टिकुलरली बात की है वो ईरान से बात की है। पर मैं आपको एक दो चैलेंज और बता दे सकता हूँ। तो क्लाइमेटिकल इशू पे जैसे बाइकआउट कर दिया था ट्रम्प ने, उस पर भी आ सकता है। फिर जो आपकी चाइना और, अभी इसमें आया भी आर्टिकल, चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर चल रही है, उसके ऊपर भी मतलब चैलेंजेस जो है उनको बंद कर सकते। ह्यूमन राइट से वॉकआउट कर दिया था ट्रम्प ने, उन पे भी आ सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, सीधी सीधी बात है, क्या बोल रहे हैं, ये सीधी सीधी बात क्या बोल रहे हैं, इस आर्टिकल में क्या बोल रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं। हमें जो अपनी अपने जॉइंट कॉम्प्रीहेंशन प्लान हमने चलाया था, जैकॉब वाला प्लान हमने चलाया था, मतलब कि जो डील साइन करी थी, जिस वॉकआउट 2019 में ट्रम्प ने कर दिया था, हमें उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि ईरान ईरान एक ऐसा देश है, ईरान एक ऐसा देश है जो मतलब कि शिया डोमिनेट देश है, और वो मिलिट्री टेंट बढ़ा सकता है अपनी। अगर कहते हैं ना किसी को गुस्से में दबाओगे तो दबेगा नहीं, खूंखार की तरह उठेगा। आप किसी को दबा नहीं सकते। तो इसने यही बोला है कि शिया मिलिट्रिया इन द सच ए डाइवर्स लोकेशन इन लेबनन, और ये इराक और
यमन और सीरिया में, इनमें वैसे ही खतरा आ सकता है। एक तो वैसे ही लेबनान में, इराक में, यमन में, सीरिया में वैसे ही लोकल रिवाइल्स की वॉर चल रही हैं, और ये शिया डोमिनेटेड एरिया है, लेबनान हो गया, इराक हो गया और यमन हो गया और ये सारे। तो आप क्या कर सकते हैं, गुल्फ नेशन में आप एक तरह से मतलब इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप ईरान के ऊपर दबाओगे, ईरान को ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस करोगे। तो उन्होंने यही बोला है कि शिया पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत है, इंस्टेड टू हम उस पर सेंक्शन लगाने से, जैसे सेंक्शन लगा रखे ना ईरान पे, सेंक्शन लगाने से हमें उससे बात करनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए उस काम के लिए जो वो कर रहा है, एनरिच कर रहा है न्यूक्लियर को, मतलब वेपन बनाने के लिए, उसे रोकना चाहिए। ईरान ने फोकस ऑन द डोमेस्टिक डेवलपमेंट एंड मिसाइल ड्यू टू द इंटरनेशनल सेंक्शन उस पर लगे हुए हैं, तो उसने क्या काम स्टार्ट कर दिया, मिसाइल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं इसमें आपको क्या चीज़ पढ़ाऊंगा, एक ईरान की एक लोकेशन पढ़ाऊंगा मैप के थ्रू, जो मैं बार बार बताता हूँ। मैप आपको कैसे पढ़ना है मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैप मैं कैसे पढ़ता हूँ, ये आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल मिलेगा। ये इंडिया का मैप है, नक्शा है इंडिया का, ओपन होने दो, या थोड़ी नेट की प्रॉब्लम चल रही है। देखो मैंने सब मार्क की हुई है, जो चीज़ में न्यूज़ में आती है ना सारी मार्क की हुई है, ठीक है ना। आज जो मैंने 4 पॉइंट आपको पढ़ाए लद्दाख वाले रीजन में कौन कौन से टच करते हैं, मैंने सारे पॉइंट आपको पढ़ा दिए, ये सारे पॉइंट है। तिपसेंग प्लेन, उसके बाद आता है गलवन वैली वाला आता है, उसके नीचे कौन सा आता है आपका, स्पेंगमिक विलेज आता है। स्पेंगमिक विलेज में 3 इडियट की शूटिंग हुई थी यहीं पे, वो स्पेंगमिक विलेज था। तो ये पढ़ा दिया। मुझे आपको क्या पढ़ाना है, ईरान की लोकेशन पढ़ानी है, ईरान की लोकेशन पढ़ानी है। ईरान पे आ जाते हैं, ईरान ये रहा, ये रहा ईरान। देखो ईरान की पहली बार बाउंड्री किस किस से टच है, एक तो सबसे बड़ी बाउंड्री उसकी टच है तुर्कमेनिस्तान से, कैस्पियन सी से वो टच करता है। ये रामसर है, ये रामसर है, जो रामसर कन्वेंशन है ना वो इस जगह हुई थी बैठ के, ये रामसर है जो टच करता है कैस्पियन सी से। फिर इधर अजरबैजान से टच करता है, अजरबैजान अर्मीनिया में भी फाइट चल रही थी, अजरबैजान और अर्मीनिया से दोनों से टच करता है ईरान। फिर इधर किससे टच करता है, टर्की से भी टच करता है। फिर नीचे इराक से टच करता है, और इसका मुहाना खुलता है पर्शियन गुल्फ में और गुल्फ ऑफ ओमान में। इसका मुहाना मतलब कि इसकी ओपनिंग है इसमें। और स्ट्रीट ऑफ होम्बुर्स किस किस के बीच में है, वो दो, ईरान और ओमान के बीच में। तो आपको ये याद रखना, इधर किससे छूता है, तुर्कमेनिस्तान, इधर अफगानिस्तान, और नीचे आ जाता है आपका पाकिस्तान, कहीं ना कहीं इससे भी टच करता है पाकिस्तान से। तो एक बड़ा बहुत बड़ा एरिया एक तो इसके अंदर, और ये मतलब कि जो सीरिया डोमिनेटेड ये कंट्री है, तो एक तरह से पूरी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है सेंट्रल एशिया के अंदर अगर आप सिर्फ सेंक्शन लगाओगे दबाओगे, ऐसा उस आर्टिकल में बताया गया है। मैं कुछ कंट्रीज में नाम बता देता हूँ, कुछ इसमें मेन जो स्टेट है इसकी। एक तो आपको याद रखना है रामसर, जो कैस्पियन सी से टच करती है। दूसरी आपको याद रखना है फुराडो। फुराडो में एक जगह है जहाँ पे वो अपने न्यूक्लियर इनरिच कर रहा था, वहाँ पे लैब्स हैं फुराडो के अंदर, जो सैटेलाइट से चेक किया था अमेरिका ने, वो फुराडो जगह है। उसके बाद आती है दूसरी जगह आती है नतांज, इसमें भी वही कर रहा था वो नतांज पे। तो ये 3 लोकेशन आप याद रखना। और चौथी कौन सी आती है, वो गोधरा पोर्ट वाली लोकेशन आती है, वो नीचे आएगी यहाँ पे। तो आपकी एक लोकेशन याद होगी, पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से भी, कैस्पियन सी से भी, अजरबैजान, अर्मानिया, टर्की, उसके बाद आता है आपका इराक, और नीचे थोड़ा सा भी रीजन आ जाएगा इराक। इराक, अब देखो इराक, ये इराक। तो ठीक है, ये सारी कंट्रीज हैं मतलब से टच करती हैं, आपको लोकेशन भी साथ साथ पढ़ते रहना है। और प्लीज़ मैप को आपको कैसे करना है, कोई भी लोकेशन आपको मार्क करनी हो, देखो कोई भी लोकेशन आपने न्यूज़ में पढ़ी हो, आप मैप खोलो, मैप खोलो। मैंने स्प्रिंग मिक विलेज के लिए मैंने सर्च किया, सर्च करने में यहाँ पे खुल जाएगा, स्प्रिंग मिक विलेज आ जाएगा, ये रहा विलेज जहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग हुई है। ये सेव करके स्टार मार्क कर दो, इसे स्टार मार्क मैंने ऑलरेडी किया है, स्टार मार्क कर दो। तो इससे क्या होगा, देखो 3 इडियट फूड स्टॉल भी है यहाँ पे, देखो तो 3 इडियट की शूटिंग इसी विलेज में हुई थी। तो आप स्टार मार्क कर दो, तो आप 10 साल बाद भी खोलोगे ना अपनी जीमेल आईडी से, तो ये आपका मार्क रहेगा। ये आपको रिवीजन करने में, एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्री के टाइम पे आपको रिवीजन करने पे बहुत हेल्पफुल मिलेगा। हम आ जाते हैं अपने हिंदू पे। तो इसमें यही बोला गया कि जैकब डील के बारे में वो बोला गया कि उस डील को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। एक बहुत अच्छा रोल निभाता है, मतलब कि ईरान बहुत अच्छा रोल निभाएगा अगर हम उसके साथ लेके चलेंगे, कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में, गुल्फ नेशन में, मतलब शांति की बहाल करने के लिए बहुत अच्छा रोल निभाएगा। तो जॉइंट कॉम्प्रीहेंशन प्लान हम पढ़ते हैं, ये है क्या, कई बार पढ़ा चुका हूँ, मतलब ये तो चीज़ ये है क्या, इस एक्शन प्लान के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रीहेंशन प्लान हुआ था, तो ये मतलब 2015 में डील साइन हुई थी। डील क्या साइन हुई थी, इनको कुछ न्यूक्लियर सामान देना था ईरान को, और कौन कौन कंट्री देती, P5 और एक ईयू की कंट्री, P5 और 1 ईयू की कंट्री। P5 कौन सी है, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। और ईयू की कौन सी है, आपकी जर्मनी है। जो ये P5+1 इन कंट्री की डील हुई थी, किससे, ईरान से डील हुई थी, 2015 में डील हुई थी, न्यूक्लियर डील हुई थी। ये डिज़ाइन करती है, एक लिमिट करती है आपको क्या करना, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। इसमें क्या करना था, इन कंट्रियों को क्या करना था, ईरान को क्या सप्लाई करना था, यूरेनियम देना था।
पर किस शर्त पे यूरेनियम ये कंट्री दे रही थी ईरान को, किस शर्त पे देती है, अगर वो उसका पीसफुल यूज़ करता है, पीसफुल किसमें कि मतलब कि पावर जनरेशन में और पीसफुल एक्टिविटी में यूज़ करता है, तो ही हम उसको ये यूरेनियम प्रोवाइड करेंगे, तो ही हम उसको यूरेनियम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और उस पर मॉनिटरिंग भी करेंगे, देखेंगे सही जगह यूज़ कर रहा है क्या, ये कंट्री मॉनिटरिंग करती है। P5 कौन से परमानेंट 5, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 मेंबर है, EU हो गया, UK हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया ये, और फिर एक जर्मनी, ये EU की है। तो इसमें 2015 में हुई थी, 2019 में बाइकआउट कर दिया था, हम कोई ऐसी डील नहीं साइन करेंगे यूएस ने, तो ये रुकी हुई थी, फिर इस डील पे बात करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। और उसके बाद सैंक्शन लगा दिए, काटसा सैंक्शन लगा दिया था ईरान के ऊपर। तो इन सब डीलों पे आपको क्या है रखना है प्री के लिए, एक तो P5 किस नेशन के बीच में P5+1, और 2015 में हुई थी एक न्यूक्लियर डील है, एक तरीके से यूरेनियम दिया जाएगा ईरान को, वो अच्छे कामों के लिए यूज़ करेगा, ये मॉनिटरिंग करेंगे उसे, ये सारी डील के अंदर साइन था। यूरेनियम क्या होता है ना, यूरेनियम को अगर इनरिच करते रहो ना, इनरिच का मतलब होता है उसे पानी वानी से इनरिच करना होता है। एक आपकी उसे इनरिच कर दिया, अगर 80% आपने इनरिच कर दिया न्यूक्लियर को, मतलब कि यूरेनियम को, तो वो न्यूक्लियर वेपन बन जाता है। तो वो उसी पे काम कर रहा था, ईरान उसे इनरिच करने पे ही काम कर रहा था, पर ऐसे रोक लगाते हैं कि नहीं करना चाहिए। तो ये आ गई जॉइंट कॉम्प्री एक्शन प्लान, यही सारा इसमें दिया गया है कि क्या है कि हम उस पर बात करेंगे अगर आगे बढ़ता है। फिर तीसरी न्यूज़ आती है आपकी टेंडर और क्रिप्टो करेंसी। पूरा इशू क्या चल रहा है ना, 2014 मतलब क्या 16-17 में क्या करता है, आरबीआई बैन लगा देता है क्रिप्टो करेंसी पे इंडिया में। 2020 में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट उस बैन को हटा देता है। ये ऐसे आपके पास रेगुलेशन ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की। आप आरबीआई को, आप टेंडर मनी को देखो, जो लीगलाइज मनी है उसको देखो, आप क्रिप्टो करेंसी तो डील ही नहीं कर सकते, आपके पास सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है। सारी इसमें यही दिया गया है। देखो इसमें 2018 में क्या किया, आरबीआई क्या करता है, सर्कुलर मतलब देता है कि सब बैंकों को बैन कर देता है क्रिप्टो करेंसी। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, फिर सर्कुलर को डिस अप्रोप्रिएट कर देता है, सेंट्रल बैंक से हटा देता है। रेगुलेटिंग बॉडी लाइक आरबीआई सेबी है ऑल्सो डज नॉट ए लीगल फ्रेमवर्क टू मतलब डायरेक्टली रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसी। उनके पास कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है क्रिप्टो करेंसी को डील करने का। फिर ये बिटकॉइन एक बात करते हैं कि बिटकॉइन बढ़ गया है एकदम से, जब टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क से मतलब उसे फॉलो करना स्टार्ट किया तो उसकी बढ़ गए हैं बिटकॉइन की कीमत। फिर कुछ कंट्री हैं जैसे चाइना और फिर हांगकॉन्ग, कुछ ब्राज़ील कंट्री हैं, ये क्या करती हैं मतलब कुछ उनके स्टोर्स हैं, जैसे आप स्टोर पे जाते हैं, फ़ोन पे कर दिया आपने, कर दिया, वहाँ पे बिटकॉइन चलता है डायरेक्ट। कुछ स्टोर है, तो ऐसा नहीं है कि उस कंट्री फॉलो भी कर रही है उस चीज़ को। फिर इंस्टेड टू बैन, गवर्नमेंट को एक रेगुलेशन लाना चाहिए, जो उन्होंने बोला भी है। मैंने एक आपको हिंदू में न्यूज़ पढ़ाई थी कि क्या बोला है, आरबीआई एक रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट एक रेगुलेशन लेके आएगी, और मतलब कैसे हम करेंगे। आरबीआई फिर एक लीगल क्रिप्टो करेंसी निकालेगी इंडिया की, फ्यूचर में निकालेंगे तब पढ़ लेंगे उसे। तो इन्होंने ऐसा बोला है। तो इससे मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट किए हैं नोट बिटकॉइन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आरबीआई ने बैन किया था 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पुल आउट कर दिया 2020 में। इन डिसअप्रूव रीजन क्या है बैन करने, एक तो हाईली वोलेटाइल है। आज ही 9 पैसे की, जब 2009 में मैं क्लास 2009 में 8th क्लास में हुआ करता था, तब ये 5 पैसे की कीमत थी बिटकॉइन की। अगर 100-200 मुझे पता होता, 100-200 की मैं भी खरीद लेता। तो 5 पैसे की कीमत थी, आज 11 से 12 लाख की इसकी कीमत है एक बिटकॉइन की। एक तो हाईली वोलेटाइल है, कभी ये पैसे कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, एक तरह से ऐसा है। फिर ये मतलब कि ट्रांजेक्शन की इलाइट है, मतलब इसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप। आपके आपके लैपटॉप में वायरस आता है, कोई वायरस लेके आता है, फिर उसका मैसेज आता है, आप मुझे इतनी बिटकॉइन दो तो मैं वायरस को अब रिमूव कर दूंगा। तो अब उसे चेक नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन इंटरनेट पे कहाँ से गई, क्योंकि उसकी सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी नहीं है, कोई रेगुलेटी नहीं हो रही कहीं से, ठीक है ना। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, माइनिंग होती है, ये माइनिंग होती है, मतलब एक तरह से माइनिंग करते हैं ना। आपको पता है इस माइनिंग में 10 डायमंड ही निकलेंगे, तो कंप्यूटर माइनिंग होती है एक तरीके से। तो कंप्यूटर माइनिंग कर करके अंदर घुस घुस के लास्ट स्टेज में लाके कुछ चीज़ छोड़ी जाती है, उसमें फिर क्रिप्टो करेंसी के रूप में किया जाता है। आप इतने टेक्निकल फॉर्म में मत जाओ, आपको याद रखना है क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी एक तरीके से। और कुछ सेवरल रिस्क भी हैं इसके, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो सकती है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द मतलब आरबीआई से क्यों छीना गया। एक तो मैं आपको बताऊं, एक फिएट मनी को कंट्रोल करता है आरबीआई। फिएट मनी क्या होती है, जो आपकी जेब में पैसे हैं उसे फिएट मनी बोलते हैं। जो आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, उसको सेंट्रल बैंक क्रेडिबिलिटी बैकिंग देता है उसे, ना कि क्रिप्टो करेंसी को बैकिंग देता है। नॉट अकॉर्डिंग टू द फिएट मनी एंड नो रेगुलेटेड, तो रेगुलेट ही नहीं कर सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। आरबीआई ने बैन किया था, क्यों, उसके पास रिस्क था, एक सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी नहीं है कोई उसे कंट्रोल करने की, इसलिए उसने बैन किया था। तो ये सारी चीज़ में मैंने बता दी क्रिप्टो करेंसी ये कैसे वर्क करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वर्क करती है। मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे ये सारे कंप्यूटर हैं, 5 कंप्यूटर हैं, ठीक है ना, ये आपस में कनेक्ट है,
आपस में कनेक्ट है। अगर आप इसमें से कोई चीज़ डिलीट करते हो ना तो इसमें से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, तो इसमें से भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, इसमें से भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। अगर इसे इसे हैकर ने हैक कर लिया एक कंप्यूटर को, तो 3 कंप्यूटर तो वर्क कर रहे हैं ना, और उसमें सेम इन्फॉर्मेशन है, तो एक करेक्टिंग होता है। तो ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू हैक। अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो और कंप्यूटर रन करते रहेंगे। अगर एक कंप्यूटर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो सारे कंप्यूटर को पता लगता रहेगा। जैसे आप क्या करते हो, अगर आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हो, आप कुछ डिलीट करते हो, कुछ करते हो, तो सारी चीज़ अगर सबको पता लगती रहे कि आपने कुछ डाला, डिलीट किया, एडिटिंग किया, सबको पता लगती रहे, ठीक है ना, क्या डिलीट हुआ क्या हुआ, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बन जाएगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि हैकिंग भी पॉसिबल नहीं है, फिर उसमें कुछ फ्रॉड भी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, सबको पता लग रहा है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, इस तरह से वर्क करती है। अब हम अपने एडिटोरियल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल आता है डिजिटल सर्विसिंग टैक्स से रिलेटेड। डिजिटल सर्विस टैक्स क्या है ना, जैसे आप प्लेटफॉर्म है, आप सीधी सिंपल भाषा में बताता हूँ, गूगल है या फिर फेसबुक है, ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। क्या एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं भाई, नेस्ले की, जो हमारी भारत की एमडीएच मसाले की कंपनी है, उसका एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने मसाले वाले से पैसे ले लिए, वो बेचारा भाई नहीं रहा है, वो बाबा जी नहीं रहे, ठीक है ना, उनसे पैसे ले लिए, पर उन्होंने टैक्स तो पे किया नहीं उसका, जो दिखा रहे हैं, पब्लिक देख रही है उसे, तो एडवर्टाइजमेंट ही हो रहा है ना एक तरीके से। तो उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल टैक्स। भाई तुम भी टैक्स दो, अगर उनसे आप टैक्स ले रहे हो तो तुम भी टैक्स दो। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, तो ये डिजिटल सर्विस टैक्स यही है। इसे डिस्क्रिमिनेट क्यों बोला जा रहा है कि जो यूएस की कंपनी है सारी, आपको क्या पता है कि फेसबुक यूएस की है, गूगल यूएस की है, इंस्टा यूएस की, सब यूएस की कंपनी है। तो यूएस क्या बोल रहे हैं, गलत है जो इंडिया टैक्स ले रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी है। कितना लेते हैं, 2% लगाया हुआ है हमने अप्रैल से, 2020 अप्रैल से 2% लगाया हुआ है। और हम कैसे लेते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हम टैक्स ऑन रिवेन्यू लेते हैं। टैक्स ऑन रिवेन्यू, जो रिवेन्यू जनरेट होता है ना उस पर लेते हैं, प्रॉफिट पे नहीं लेते। टैक्स ऑन प्रॉफिट पे ना, रिवेन्यू पे लेते हैं, जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, कंपनी को रिवेन्यू जनरेट हो रहा है 20 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट नहीं रिवेन्यू, तो उस पर 2% लगाएंगे। अब पता ही आपको कितना जनरेट होता है, तो उस पर हम ये टैक्स लगाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक करी है कि जो इंडिया टैक्स ले रहा है डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों बोलेंगे भाई, सब कंपनी उनकी है, उनको सेव तो करेंगे। तो ये सारी बात हुई है। तो फिर इसमें एक ये आती है, सुरजानिया टंडन जी आती हैं, ये कुछ बातें बताती हैं, मतलब चीज़ों पे क्या इनके सबके बात है। इंपॉर्टेंट भी है कुछ कुछ पढ़ना, कुछ कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वरना कहानी बताई है इन्होंने और कुछ नहीं बताया। एक तो बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये ओईसीडी का इनिशिएटिव है, ठीक है ना। G20 टाइम पे उन्होंने लॉन्च किया था, ओईसीडी कंपनी है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है ओईसीडी का, याद रखना। तो ये ओईसीडी का इनिशिएटिव है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। वो क्या करते हैं, मतलब कि प्रॉफिट शिफ्टिंग कर देते हैं इधर से बेस इरोजन करके। तो ये एक आपको याद रखना कि मेन प्रॉब्लम क्या है, कि मतलब कि टैक्सिंग डिजिटल कंपनीज नॉट एडिक्वेट टैक्स, मतलब वो टैक्स नहीं देती हैं। जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी वो क्या करती हैं, कि हमसे तो पैसा ले लेंगे, एमडीएच से पैसा ले लिया उन्होंने, पर खुद प्रॉफिट जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखाया उसका टैक्स भरा ही नहीं उन्होंने। तो फिर क्या होता है, इंडिया 2016 बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द इक्वलाइजेशन लेवी। यही इक्वलाइजेशन लेवी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, ये हमारे देश की कंपनी नहीं है, ये यूएस में वर्क कर रही है, वहाँ तो ये टैक्स देती होगी अपने कंट्री के हिसाब से, पर हाँ इसका कोई इंडिया में वही नहीं है, और ये हमारे रेसिडेंट्स को पैसा लेती है एडवर्टाइजमेंट चलाने के, तो ये इंडिया में तो कुछ पैसा देगी ना फिर ये, तो इसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी करके। मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है, ऑन एडवर्टाइजिंग सर्विस एट 6%, देयर वॉज अ बेसिकली ऑन द पेमेंट मेड बाय नॉन रेसिडेंट बाय द रेसिडेंट एडवर्टाइजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। वही बात कर रहे हैं। थिंकिंग वॉज व्हेन द सॉल्यूशन इज रीचेस टू ग्लोबल लेवल दिस वुड बी शॉर्ट ऑफ फेस आउट, मतलब ऐसे खत्म कर दिया, पर इंडिया ने इस पर लगा दिया इक्वाइजेशन लेवी से बोलते हैं, कि आपने कंपनी हमारे यहाँ है ही नहीं, तो हम तो टैक्स ले ही नहीं सकते उससे, वो तो बाहर है कंपनी, एटलीस्ट वो एडवर्टाइजमेंट करिए उस पर तो टैक्स दे दें हमें। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का नाम क्या था, ये सारी चीज़ पढ़ लेना आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मतलब कैसे कैसे हुआ, इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया गया ये वो। एक कमेटी बनाई थी, अखिलेश रंजन कमेटी, उसने रिपोर्ट की थी, सजेशन किया था, क्रिएट ए लेबलिंग प्लेइंग फील्ड बिटवीन ऑनलाइन बिजनेस एंड द ब्रिक्स ऑफ द मोटार, मतलब कि क्या बोलते हैं, जिनके फिजिकल प्रेजेंस है और जो मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस चला रही हैं, उनके बीच में मतलब एक प्लेइंग फील्ड गेम बनना चाहिए। ब्रिक एंड मोटार बिजनेस क्या मतलब होता है ना, ब्रिक और मोटार की, मतलब मेरी दुकान है भारत के अंदर, मेरी सीमेंट मतलब कि बनी हुई है, फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट हूँ मैं भारत में, उनके बीच में ऑनलाइन कंपनी के बीच में बिजनेस में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए टैक्स के लिए, उस चीज़ के लिए।
तो इसके लिए कमेटी कौन सी थी? अखिलेश रंजन कमेटी। इस कमेटी ने ऐसा बोला था। फिर उन्होंने 2 कंट्री का टैक्स को जिक्र किया। ये क्या बोलता है आर्टिकल, क्या बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, कि यूके के टैक्स को अच्छा बता रहा है, इंडिया की जो टैक्स है लीवी वाला टैक्स है इसको अच्छा बता रहा है। क्यों बता रहा है? एक तो मैंने बताया इंडिया टैक्स लगाता है रिवेन्यू पे, यूके टैक्स लगाता है प्रॉफिट पे। और यूके बोलता है, यूके ऐसा बोलता है कि सर्विस ऑफ यूएस कंपनी ना, ये यूके में मतलब कि है, ये यूएस में प्रेजेंट है कंपनी, उनको 50% रिवेन्यू पे टैक्स देना होगा। जो उनका रिवेन्यू 100 रुपये जनरेट हुआ तो 50 रुपये पे लगेगा, उनके 100 रुपये के हिसाब से नहीं लगेगा। ये लिखा देखो इसमें, सब ये लिखा है। भाई हम क्यों लगाएं ऐसा? इसलिए वो बेटर बोल रहे हैं कि यूएस वाले बोलते हैं ये वाला बेटर है इन कंपेयर टू इंडिया। मैंने आपको मोटी मोटी सारी बात बता दी है। इंडिया 2% लगाता है। यूरोप के कुछ टैक्स हैं जो लगते हैं गाफा वाफा करके, आप पढ़ लेना जाके, फ्रांस का अलग है, यूएस का अलग है, मतलब यूरोपियन का अलग है, तो आप जाके पढ़ लेना। मैंने आपको 2 चीज़ आपको मेंस के लिए याद रखनी है। ये किसका इनिशिएटिव है? मतलब कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ओईसीडी का इनिशिएटिव है। फिर मतलब इंडिया ने फर्स्ट टाइम टैक्स को लीव किया था, मैं इक्वलाइजेशन लीवी लगाई थी। मैंने आपको बताया इक्वलाइजेशन लीवी क्या होती है, फिजिकल फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट नहीं है यूएस में। यहाँ पे वो अपना काम चालू कर रही है लेन देन का, उनसे पैसा ले लिया हमारे आदमियों से, एडवर्टाइजमेंट दिखा रही, पर हमें प्रॉफिट नहीं रही, उस पर हमने टैक्स ठोक दिया। फिर अखिलेश रंजन कमेटी किस चीज़ के लिए थी? इस चीज़ को देखने के लिए। और कुछ याद नहीं रखना है, और कहानी आ जाए लिखने के लिए डिजिटल टैक्स, तो आप आराम से इन वर्ड से लिख सकते हो, 150 वर्ड। मैंने आपको जो कहानी बताई ये सब कुछ क्या चल रहा है, कि वही सब कुछ चल रहा है, नो एक्शन